नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, इस समय जो दिन चल रहे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। भगवान श्री गणेश का जो है ये दिवस इस समय चल रहा है और आप सभी लोग जो है धूमधाम से जो है गणेश प्रतिमा को प्रतिस्थापित किए होंगे अपने घरों पर, और उनसे कुछ सीखिए, उनसे कुछ जो है प्रेरणा लीजिए और आगे बढ़िए। कोई भी त्यौहार हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति मजहब का हो, हर ईश्वर, हर अल्लाह, हर गॉड हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, अपनी सफलताओं को अर्जित करने के लिए आपको शक्ति देते हैं। आप सामर्थ्य उनसे मांगते हो, शक्ति मांगते हो और उनके सामने आप ये प्रे करते हो कि ईश्वर हमें जो है सफलता दिलाए। लेकिन ये पॉसिबल कब है? ये पॉसिबल तभी है जब आप जो है अपनी तरफ से जो है एफर्ट लगाओगे, अर्थात जब आप अपनी तरफ से मेहनत करोगे। ध्यान रखना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी हैं आपकी मदद तभी करते हैं जब आप खुद से कर्म करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज जो है आपके सामने अगर प्लेट में खाना रखा हुआ है और आपका ईश्वर पर अकाट्य विश्वास है कि अगर ईश्वर होंगे तो ये खाना मेरे मुंह तक जो है चला जाएगा, नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। ये कब जाएगा? ये तब जाएगा जब आप अपने हाथों से कर्म करोगे, उस थाली तक अपने हाथ को ले जाओगे, उस निवाले को उठाओगे और अपने मुंह तक ले जाओगे। हाँ, ईश्वर आपकी मदद वहां पर भी ज्यादा कर सकता है। हो सकता है आपके हाथ में प्रॉब्लम हो सकता है कुछ समस्या हो, तो ईश्वर आपको इतनी शक्ति देगी कि जो आपका हाथ काम नहीं कर रहा है वो हाथ जो है ईश्वर की जो है दया से, ईश्वर की जो है भक्ति से आपके थाली तक पहुंचेगा, निवाले तक पहुंचेगा और फिर खाना आप तक आ जाएगा। कहने का मतलब यह है ओवरऑल कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड आपकी मदद तभी करते हैं जब आप स्वयं से प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। इसलिए हाथ पर हाथ धरे मत बैठना, ठीक है? सोमवार का दिन है, प्रण लीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास करिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपके द्वारा कि आज हमारा टारगेट है 200 लाइक्स का। वैसे 150 तक पहुंच जा रहा है, 100 तक पहुंच जा रहा है, लेकिन आप लोग व्यूज 1.2 तक समथिंग जा रहा है, 1.1 तक जा रहा है डेली। मैं चाहता हूं ये व्यूज जो हमारा है वो डेली 2 जो है 1000 का हो जाए, यानी कि 2K का हो जाए। और इसमें आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि ये करंट अफेयर्स हमारा, जिस पे हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपका सपोर्ट निश्चित तौर पर है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग देखते हैं वीडियोस को। लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा टारगेट क्या है, आप लोग कोशिश करिएगा तो इस टारगेट को हम लोग अचीव कर लेंगे 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आप चाहेंगे तो आज ही आप इसको 2K कर देंगे, एक दिन के अंदर ही 2K कर देंगे और एक महीने के अंदर ये आंकड़ा हमें जो है लगभग जो है 3.5 का करना है पर डे का। और आपके सपोर्ट की नीड है मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। तो आज लाइक्स का जो टारगेट हमारा है वो है हमारा 200 का, 200 प्लस का, और जो व्यूज होना चाहिए वो आज 2K, यानी कि 2000 लोग जो है आज जो है वीडियो को देख लें। ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूं और आप, मुझे लगता है कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है? बाकी मैं आपके साथ हूं। कोई समस्या अगर होती है, किसी टॉपिक में अगर आपको कोई दिक्कत होती है जीएस के, आप जो है मेंशन कर दीजिए जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कि ये टॉपिक सर समझ में नहीं आया। मैं अगले दिन करंट अफेयर्स के क्लासेस में उस भी टॉपिक को समझा दूंगा, एक अलग से सेशन ले लूंगा उस टॉपिक पर और वहां पर चीजें मैं आपके सामने करा दूंगा, ठीक है? तो आज बेसिकली क्या है, आज है हमारा 9 सितंबर और आज हम लोग 8 से 9 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो सूचना मैं आपको डेली देता हूं वो सूचना आपके सामने है कि अभी डिकोड एग्जाम की तरफ से आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए वीडियो मेंटरशिप टेस्टिस के नाम से एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आपको मेंटरशिप दी जाएगी और वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीजें कराई जाएंगी, ठीक है? जिसमें 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, आपको जो है उसका रिवीजन कराया जाएगा। मैंने कई दिन बताया भी है इसको। इसके अलावा परीक्षा का जो वर्तमान ट्रेंड है, जो बदलता जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो यही होती है कि आपका जो ट्रेंड है वो ट्रेंड बेसिकली क्या रहा है, वो ट्रेंड को आपको पता होना चाहिए, जिसका बेस क्या है, पीवाईक्यूज है, या फिर जो आपका मेंटोर होता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो कोई टीचर होता है, वो आपको गाइड करता है कि यार ये इस समय जो है इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग होगा सब चीजें। टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट दिया जाएगा। रिवीजन होगा आपका 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपको दिया जाएगा। सॉल्व अनसॉल्व पीडीएफ ऑफ एवरी टेस्ट, यानी कि आपको सॉल्व और अनसॉल्व दोनों पीडीएफ दी जाएंगी आपको। इसके अलावा 4000 यानी कि 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा, जिसमें 3000 क्वेश्चन होंगे।
विथ डिस्क्रिप्टिव टाइप, यानी कि पूरे व्याख्यात्मक हल के रूप में आपको जो है टेस्ट दिए जाएंगे, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस होंगे बेसिकली ये बाइलिंगुअल आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अगर आपको इस वीडियो टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करना है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम को अगर ज्वाइन करना है, तो इसके लिए आप संस्थान का जो दिया गया नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज लिख के भेजनी है, उस पर क्या लिख के भेजना है, आपको लिख के भेजना है वीडियो टेस्ट, लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है 9506742546 पर, या फिर आपको वीडियो टेस्ट लिख करके व्हाट्सएप करना है 6307495944 पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी तैयारी को, आरओ की तैयारी को क्या कर सकते हैं, आप बेहतर कर सकते हैं। राइट, तो ये सूचना हो गई जो कि आजकल मैं आपको डेली दे रहा हूं, क्योंकि इस समय जो है प्रैक्टिस का समय है, टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, और जो है ये अपनी तैयारी को एक नई धार देने का क्या है, समय है। ये समय आपके लिए सबसे बहुमूल्य है। ये जो पीसेस का जो अभी 1.5 महीना अप्रॉक्स बचा है, 1.25 महीना, और जो आरओ का जो 3 महीना करीब करीब बचा है, ये सबसे सेंसिटिव जोन है इस समय आपके लिए। अगर इसमें आपने मेहनत कर दी, पूरे 7 महीने तक अगर आपने नहीं की होगी ठीक ढंग से, ठीक है, अगर आपने इस महीने जो बचा हुआ शेष महीना जो आरओ का है, अगर आपने इसमें जबरदस्त मेहनत कर दी, यकीन रखिएगा आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। लेकिन सब कुछ भूल जाना पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हो गई जो आपको बतानी थी मुझे। आई होप आपको चीजें अच्छी लगी होंगी। जो ये बातें बताता हूं अगर आपको सही नहीं लगती हैं, आप बोर होते हो, तो आप वीडियो को प्लीज स्किप कर दिया करें, ठीक है। इरिटेट मत हुआ करिएगा, पता चले कि आप गुस्सा कर रहे सर क्या बताते रहते हैं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना। अगर कोई चीज लगती है कि यार ये नहीं सुननी है, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। हाँ, सुनेंगे तो यकीनन आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए खैर, आइए हम लोग लास्ट डे का रिवीजन करते हैं, यानी कि जो हमने सैटरडे को पढ़ा था। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एंटी रेप बिल, यानी कि अपराजिता को क्या किया गया, लॉन्च किया गया। हालांकि अभी जो है पारित नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। और इसमें एंटी रेप बिल पास किया गया, जिसमें क्या है 21 जो है दिन के अंदर जो भी केसेस होंगे, रेप केसेस होंगे, उनकी जांच प्रॉपर की जाएगी। और जांच के बाद अगर जो है पाया जाता है कि रेप वगैरह प्रॉपर हुआ है, तो फिर क्या होगा कि फिर जो है जो दोषी होंगे उनको फांसी की सजा दे दी जाएगी। और अगर जो है पीड़िता अगर क्या कहते हैं कोमा में है, ऐसी स्थिति में भी दरअसल जो है कठोरतम यानी कि फांसी की सजा तक का प्रावधान किया गया है। कई अन्य प्रावधान किए गए हैं। वेनेस की जो धारा आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें भी संशोधन करके जो है इसको और कड़ा किए जाने का प्रावधान इसमें सुनिश्चित किया गया था। हालांकि अभी पास नहीं हुआ है, इस पर राजनीति हो रही है और इसका विरोध भी हो रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। राइट, चलिए, हालांकि सरकारें ऐसे नियम अगर पहले बनाती, सब कुछ चीजें अगर पहले से अगर अच्छी रखती, तो चाहे शायद चीजें जो है गलत ना होती, ठीक है। रेप के मामले में आप लोग बहुत कम रेली सुना होगा कि किसी को फांसी हुई, नहीं तो लंबा समय चला निकल जाता है। निर्भया कांड सभी लोगों को याद होगा, उसके बाद क्या कुछ हुआ आप सभी लोगों को पता होगा। अगर सरकारें जो है अगर मजबूत हैं, अगर सरकारों के अंदर निर्णय लेने की अगर शक्ति है, तो फिर इन सारी चीजों पर रोक निश्चित तौर पर लगाई जा सकती है। एथिकल वैल्यूज का होना एक अपना अलग चीज है, वो तो होनी चाहिए। लेकिन अगर कानून सख्त हैं और अगर किसी दोषी को बख्शा नहीं जा रहा है, तो फिर निश्चित तौर पर ऐसे अपराधों पर अंकुश जरूर लगाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकारों को सोचने का जो है कार्य करना चाहिए। राइट, तो दूसरा, भारत और यूनेस्को मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहां पर किया गया, तो पेरिस में किया गया, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है, देखो ये अध्यक्ष नहीं, यहां पर आप उपाध्यक्ष कर लो, ठीक है। ये उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो वो नियुक्त किया गया है अपर्णा यादव को, और इनके साथ में एक लोग को और नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष। और अध्यक्ष किसे चुना गया है, यह भी आपको बताना है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन बेसिकली हाल ही में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया, नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन था। लेकिन यहां पर अपर्णा यादव का नाम लिखा है, इसलिए हमने यहां पर उपाध्यक्ष लिख दिया। तो उपाध्यक्ष अपर्णा यादव, और इनके साथ में एक लोग को और उपाध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही साथ में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, यह भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की जेल से लोगों के भागने पर करीब 129 यानी कि 129 लोगों की मृत्यु हो गई, तो कांगो जो लोकतांत्रिक गणराज्य, वहां की जेल है एक, वहां से लोग भाग रहे थे और वहां पर उससे जो है 129 लोग क्या हो गए, मारे गए, यानी कि जो है एक्सपायर हो गए। हाल ही में कहां पर रक्षा सहयोग पर भारत सऊदी अरब संयुक्त समिति की 6ठी बैठक का आयोजन किया जा रहा है, तो वो सऊदी अरब के रियाद में किया जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है, हैदराबाद में किया जा रहा है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम लोग एआई बोलते हैं आजकल। और भाई साहब ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दरअसल क्या एआई दो जगह पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कहां पर जरूरी है, एक आपके आरओ एआरओ में जो दरअसल क्वेश्चन करंट अफेयर्स का आ सकता है, और इसके अलावा आरओ एआरओ मेंस परीक्षा की अगर हम बात करेंगे तो मेंस में दरअसल एसए में एआई पर निबंध आ सकता है भाई साहब। इसलिए एआई जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, आप लोग रेडी कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आरओ मेंस में अगर एसए में ये एआई पर एसए आ सकता है, निबंध आ सकता है, तो ठीक जो है इसी प्रकार से पीसीएस मेंस में भी अर्थात पीसीएस में भी एसए में ये निबंध आ सकता है, और पीसीएस में भी ये प्री में क्वेश्चन आ सकता है। और प्री के साथ साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, यानी कि जीएस जो आपका पेपर 3 है वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, साइंस एंड टेक का जो पार्ट है, वहां पर एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भाई साहब चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में एसए यानी कि निबंध में भी एसए लिखने के लिए आ सकता है। इसलिए एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और टास्क भी आज आपका पहला क्या यही है कि आपको एआई पर क्या करना है, नोट्स बनाना है। क्या करना है, ये हो गया आपका टास्क क्या पहला, ये आपका टास्क नंबर फर्स्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाई साहब देखो ऐसा है ना, प्लीज इसको नोट डाउन कर लिया करो आप लोग। ध्यान रखो जो मैं कहता हूं ना, एक बार नहीं मैंने कई बार आपसे कहा है कि थोड़ा सा यार मेरे पर ट्रस्ट करो, थोड़ा सा मेरे पर विश्वास करो। जो मैं कहा करूं प्लीज उसको थोड़ा सा माइंड में बिठा करके उसको कर लिया करो। आप मेरी बातों को मानते जाओ, और प्रीलिम्स जब आप एग्जामिनेशन दोगे पीसीएस का और आरओ का, आपको सिर्फ और सिर्फ मेरा फेस याद आएगा कि सर ने हर एक बात कही थी कि ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो, ये टॉपिक कर लो। आप एक बार मुझ पर भरोसा देखिए। अभी तक आप लोगों ने करंट अफेयर्स कहां से देखा, ये नहीं देखा, मुझे नहीं पता, जहां से देखा होगा अच्छा देखा होगा, लेकिन एक बार आप मुझ पर ट्रस्ट करिए। और जो मैं कहता हूं कि यार इसको टास्क के रूप में आपको रेडी कर लेना है, प्रश्न ऐसे बनते हैं, ऐसे रेडी करना है, इस पर काम करिए। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और फिर देखिए कि आपको कितना जबरदस्त फायदा होगा, ना सिर्फ प्री एग्जाम में बल्कि मेंस एग्जाम में। बस आप करते जाइए प्लीज, ठीक है, मेरे मेंटरशिप में थोड़ा सा आप कार्य करते जाइए प्लीज। ओके चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की गई है? तो गुजरात सरकार के द्वारा जल संचय जन भागीदारी क्या था, हमने आपको बताया था कि बेसिकली जो रेन वाटर होता है उस रेन वाटर को क्या करना, हार्वेस्ट करना, अर्थात उसको कंजर्व करने का काम बेसिकली जो है गुजरात सरकार ने किया है। और आपको पता होगा कि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता जा रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, जल दोहन है। अर्थात हम पंपिंग सेट के माध्यम से, हैंड पंप के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो है जल की निकासी कर रहे हैं। और साथ ही साथ में जो आपका रेन वाटर होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर में ना जाकर के बल्कि वो वेस्ट हो जाता है, सूख जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ऐसे में दरअसल क्या हो रहा है, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा डाउन होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, पहले खेतों में जो है बहुत कम फीट की जो है गहराई पर बोरिंग करने पर पानी आ जाता था, लेकिन आज जो है काफी ज्यादा गहराई पर बोरिंग करते हैं, उसके बाद भी साफ पानी, क्लीन पानी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो ये सब समस्याएं हैं, इस पर काम करना चाहिए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर प्रथम संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया भाई साहब? लखनऊ में किया गया और प्रथम बार किया गया है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये यूपी क्या है, यूपी स्पेशल का यानी कि उत्तर प्रदेश जो है का करंट अफेयर्स है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। ओके चलो अब हम आते हैं सीधे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले लास्ट डे हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या था कि यूनेस्को की स्थापना हुई कब हुई, 1940, 1944, 1945 या 1952? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1945। यानी कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी भाई साहब, 1945 में हुई थी। और यूनेस्को के बारे में आप लोग को पता होगा, यूनेस्को ने हाल फिलहाल में भारत के कौन कौन से स्थानों को सम्मिलित किया है, ये सभी डेटा आप लोग को रेडी होना चाहिए। हालांकि करंट अफेयर्स कराते समय 7 मई यानी कि 7 मई से हमने करंट अफेयर्स आपको कराना स्टार्ट किया था। वहां से जो जो इंपॉर्टेंट रहा है वो हमने सब कुछ मेंशन कराने की कोशिश की है। आप सारे वीडियोस को एक बार चाहें तो देख सकते हैं। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी कब, 2014, 15, 19 या फिर 21?
तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बेसिकली 2014 में की गई थी। और अब आप कहेंगे कि सर इतना पुराना करंट अफेयर्स क्यों पूछ लिया आपने? तो भाई साहब इसलिए पूछ लिया, कई बार क्या होता है कि योजनाएं जो होती हैं आपकी पुरानी पूछ ली जाती हैं। आप कहते हो कि सर चल तो 2024 से आप 2014 का क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप जब कोई पुरानी योजना चर्चाओं में रहती है या कोई पुरानी योजना में कुछ फेरबदल करके कुछ और उसमें किया जाता है तो फिर वो चीजें क्या रहती हैं, चर्चाओं में आ जाती हैं। इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो चर्चा में क्यों है भाई साहब? चर्चा में इसलिए है कि एक पत्रिका है, क्या एक पत्रिका है और उस पत्रिका ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है नेचर पत्रिका के नाम से, और उसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन पहल के कारण दरअसल जो है क्या हुआ है, काफी ज्यादा में जो बाल जो शिशु मृत्यु दर थी उसमें क्या हुई है, कमी आई है। तो इसलिए चर्चाओं में रहा है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन से काफी कुछ ज्यादा जो है फायदा हुआ है। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई थी, इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, और चर्चा में क्यों? क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान से बाल मृत्यु दर में क्या हुई है, कमी आई है। सिंपल सी बात है कि जब सफाई होगी, स्वच्छता होगी तो निश्चित तौर पर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। और ऐसे में क्या होगा कि जो बच्चे एक्सपायर कर जाते थे, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या वायरल इन्फेक्शन के कारण या एयर या बॉन्ड जो है सॉइल बॉन्ड डिजीज के कारण, वो उसमें क्या हुई, कमी आई है। ठीक है, तो आगे देखिए हम लोग। तो अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और ओहायो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने स्वच्छ भारत अभियान और भारत में शिशु तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के बीच संबंध को लेकर के क्या किया, एक अध्ययन किया। ठीक, और उस अध्ययन में क्या आया, शोधकर्ताओं ने वर्ष 2011 और 2020 के बीच 35 राज्यों और 640 जिलों की शिशु मृत्यु दर तथा 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर के आंकड़ों का अध्ययन किया। ठीक है, और हाल ही में प्रकाशित फिर क्या हुआ, यह अध्ययन करने के बाद नेचर नामक पत्रिका की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत देश में 2011 से 2020 के दौरान हर वर्ष लगभग 60,000 से 70,000 बच्चों को अकाल मृत्यु से क्या किया गया है, बचाया जा सका है। तो यह अपने आप में एक बड़ी जो उपलब्धि रही है स्वच्छ भारत मिशन की। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन आपके एग्जाम के लिए क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन आपके एसए के लिए भी जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ में स्वच्छ भारत मिशन पर पीसीएस में मुख्य परीक्षा में प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और विगत वर्षों में पूछा भी गया है, तो इसलिए आगे भी जो है क्या हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये जो डेटा दिया है, ये डेटा और इस पत्रिका का नाम, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। मेंस में या क्या, मेंस में या आप इससे में क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को क्या कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं कि इस पत्रिका के अनुसार ये डेटा सामने आया हुआ है। राइट, चलो इसी तरीके से मेंस की तैयारी होती है बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज जो है कौन बन गए हैं? क्या कि हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज कौन बन गए हैं? हरविंदर सिंह, राजेश सिंह, अमित पाटिल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए, यानी कि हरविंदर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो हाल ही में पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले तीरंदाज हरविंदर सिंह बन गए हैं। याद रखिएगा, उन्होंने पुरुषों की रिकर्व आर्ची स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज में शीर्ष स्थान पर कौन है? यानी कि ऐसा कौन सा सेलिब्रिटीज है जो अभी हाल के वर्षों में उन्होंने सबसे ज्यादा टैक्स चुकाया है? कौन है वो व्यक्ति? तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, शाहरुख खान या सलमान खान? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, शाहरुख खान ने। अभी जो डेटा रिलीज हुआ है उसके अनुसार शाहरुख खान देश में सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले क्या हैं, सेलिब्रिटीज बन गए हैं। ठीक है, करीब करीब वो 98 करोड़ का उन्होंने टैक्स पे किया। 98 करोड़ टैक्स पे किया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है। आप कितना पे करते हो भाई साहब, सोचो जरा। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो व्यक्ति मेहनत करता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो सेलिब्रिटीज के रूप में, आप लोग सभी को अपना आदर्श मानते हो कि हमारे आइडियल विराट कोहली हैं, हमारे आइडियल अमिताभ बच्चन हैं,
या हमारे आइडियल, आजकल के बच्चों के तो आइडियल भी ऐसे ही होते हैं, है ना, या तो एक्टर होंगे या तो एक्ट्रेस होंगी या तो इस टाइप के लोग होंगे। किसी भी टाइप के लोग हैं, आप उनको आइडियल तभी बनाएं जब आप उनसे कुछ बेहतर सीख पाएं। कोई भी व्यक्ति हो, ध्यान रखना, अगर इस बड़े लेवल तक कर पहुंचा है तो उसके पीछे उसने जबरदस्त मेहनत की होती है। और ध्यान रखना, जो इसमें टॉप मोस्ट पोस्टों पर हैं या टॉप मोस्ट जो क्या कहते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई खिलाड़ी हो, उनका जो, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखोगे तो ध्यान रखना उनका बैकग्राउंड बहुत ही जीरो रहा है, यानी कि बहुत ही निचले स्तर से वो व्यक्ति जो है उठे हैं ऊपर। इसलिए आप में भी वो सामर्थ्य, आप में भी वो शक्ति है कि आप अपनी मेहनत के दम पर शिखरतम बिंदु तक सफलता के पहुंच सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ सफलता तक पहुंच सकते हैं बल्कि आप महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में भी आ सकते हैं, बशर्ते आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, जबरदस्त मेहनत करिए, सकारात्मक होकर के ईश्वर पर भरोसा रख के आगे बढ़िए, ठीक है। आप आरओ भी बनोगे, आप पीसीएस भी बनोगे, आईएएस भी बनोगे, और जो चाहोगे आप वो बन सकते हो, क्योंकि हम अपने भाग्य के निर्माता क्या हैं, स्वयं हैं। हम जो ठान लेंगे हम बन जाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्षों से हमें गुजरना पड़ेगा। जो है रात में सोओगे दाल भात खा करके, सुबह 12 बजे उठोगे, फिर खा लोगे, ठीक है, चोखा बाटी और दाल चावल, फिर सो जाओगे, नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना, इलाहाबाद में बहुत चोखा बाटी चलता है, पता होगा शायद आपको, दाल भात भी चलता है, दाल चावल जिसको बोलते हैं बहुत, वहां पे दाल चावल और चोखा। इलाहाबाद के जो शिक्षार्थी होंगे बता सकते हैं कि इलाहाबाद में भी रहा हूं कुछ टाइम तक, तो वहां पे एक बढ़िया रहता है कि दाल चावल सब्जी नहीं बनती है और वैसी दाल में ही आलू डाल करके अपना जो है बना दिया जाता है। बड़ा अच्छा है प्रयागराज का माहौल, बहुत जो है लोग वहां से निकलते हैं, लेकिन संघर्ष प्रयागराज का बहुत जबरदस्त होता है। हालांकि कुछ टाइम में वहां पर आत्महत्याएं भी छात्र करते रहते हैं, इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं, इस पर भी सरकारों को सोचना चाहिए। और लेकिन जो भी छात्र अभी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, अपने पर भरोसा रखें, कभी कुछ गलत कदम ना उठाएं, ठीक है। आप अगर मेहनत करते हैं यकीनन आपको जो है सफलता मिलेगी, बस ध्यान रखिएगा। खैर, प्रयागराज की बात याद आ गई, हमने बता दिया आपको। तो प्रयागराज के अगर अभ्यर्थी हो आप लोग हों तो आपके अंदर हुनर बहुत है, शक्ति बहुत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप प्रयागराज में तैयारी करते हैं, चाहे लखनऊ में भी तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहां जहां भी करते हैं आप, या घर से करते हैं। नेक्स्ट है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो यानी कि हाल ही में भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले जो सेलिब्रिटीज हैं उसमें शीर्ष स्थान पर कौन है, शाहरुख खान है, ठीक, या देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशेल बार्नियर को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया भाई साहब, फ्रांस, जर्मनी, रूस या नेपाल। तो फ्रांस का पीएम दरअसल अभी किसको चुना गया है, मिशेल बार्नियर को चुना गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो वो हैं इमैनुअल मैक्रों जो क्या है वहां के राष्ट्रपति हैं, कहां के, फ्रांस के। इसके अलावा हाल ही में किस राज्य के 2 उग्रवादी समूह आपस में समझौता कर लिए हैं, कौन सा ऐसा राज्य है, मिजोरम है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। अगर बात हम लोग बेसिकली जो है उग्रवादी संगठन की करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ जाता होगा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में से बेसिकली जो त्रिपुरा है आपका, त्रिपुरा में दरअसल जो 2 उग्रवादी संगठन है उन्होंने क्या किया है, आपस में सहयोग कर लिया है, ठीक है। तो कौन कौन से संगठन है, आइए हम लोग उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो और हाँ, त्रिपुरा की राजधानी क्या है साहब, अगरतला है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है तो इसको याद रखिएगा। अब देखो 2 उग्रवादी संगठन कौन थे, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, जिसको ATTF बोलते हैं। इसका गठन बेसिकली 1990 यानी कि 1990 में हुआ था, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिएगा इसको। और दूसरा जो उग्रवादी संगठन है वो है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी कि NLFT। इसका गठन 1989 में, यानी कि इसका गठन पहले हुआ था, इसका बाद में हुआ। और इन दोनों संगठनों का जो बेसिकली उद्देश्य था, मोटो था, वो एक ही था। उद्देश्य क्या था बेसिकली, कि जो आदिवासी समूह हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, और ये त्रिपुरा को बेसिकली अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि मांग बहुत गलत थी, इस पर जो है क्या कहते हैं, इस पर विचार नहीं किया जा सकता था किसी भी एंगल से। हालांकि इन दोनों संगठनों पर काफी टाइम पहले केंद्र सरकार ने जो है क्या बैन लगा दिया था इन पर, कि ये जो है संगठन किसी प्रकार से क्या है, कानूनी रूप से जो है ये नहीं है। तो इन पर बैन ऑलरेडी लगाया गया था, फिर 20 में बैन को इनको बढ़ा दिया गया था 2022 या 23 में। और उसके बाद से जो है जो इनका मोटो था, चूंकि एक ही था कि जो है त्रिपुरा को एक अलग राज्य बनाया जाए, उनके संगठन को मजबूत किया जाए और अलग अलग प्रकार की स्वदेशी तकनीकों का विकास किया जाए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें इसमें थी, ठीक है। तो इन दोनों लोगों ने क्या किया है, समझौता कर लिया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा दरअसल इन
के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि काफी टाइम पहले दरअसल यहां से जो अफस्पा लगा हुआ था उसको भी क्या किया गया था, हटा लिया गया था। ठीक है, चलो वहां से तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके लिए रेडी रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कहां पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो वो ए ऑप्शन है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, बी ऑप्शन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या IIT कानपुर या लखनऊ विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे। और तो इसी में दरअसल क्या हुआ है, यहीं पर वैदिक 3D संग्रहालय बनाए जाने की घोषणा की गई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। ठीक है, तो सेम पॉइंट वही जो हमने आपको बताया। और यह संग्रहालय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक शास्त्र पर क्या होगा, बेस्ड होगा, अर्थात ये आधारित होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश के समय मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और इसके अलावा स्थापना वर्ष इसकी क्या है, 24 जनवरी 1950 को दरअसल उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, यानी कि 24 जनवरी को बेसिकली उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल शुरू किए जाने की घोषणा की? असम, बिहार, त्रिपुरा या हिमाचल प्रदेश? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने विधानसभा में शून्यकाल शुरू किए जाने की घोषणा की है। और शून्यकाल क्या होता है, आई थिंक आप लोग को बखूबी पता होगा। जो प्रश्नकाल का जो समय होता है, प्रश्नकाल जैसे लोकसभा में प्रश्नकाल का समय क्या होता है, प्रश्नकाल का समय 12 से 1 होता है। और उसके बाद क्या होता है, सॉरी 11 से 12 होता है प्रश्नकाल का, और उसके बाद फिर शून्यकाल का समय होता है। शून्यकाल कोई संवैधानिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई वर्ड नहीं है, इसको बाद में लाया गया है कि जो इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं आप उसको शून्यकाल में जो है उठा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीजें इसमें दे रखी हैं। आइए हम लोग इसके बारे में देखते हैं कुछ एक। हाल ही में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल की जो है शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। इसका समय प्रश्नकाल के बाद यानी कि 12:30 से लेकर के शुरू होगा, जो कि आधे घंटे, यानी कि 12:30 से लेकर के कब तक, 1 बजे तक का जो समय होगा, यानी कि आधे घंटे का समय शून्यकाल जो है वहां पर घोषित किया गया है। इसके अलावा अगर बात हम लोग लोकसभा की करते हैं तो लोकसभा में शून्यकाल का समय 11 से 12 रखा गया, सॉरी 11 से क्या रखा गया है, 12 का रखा गया है। और राज्यसभा में 12 से 1 का रखा गया। ठीक है, ये इसको देख लेना आप लोग एक बार, जरा इसको चेक करना यार, फैक्ट सही है क्या, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। लोकसभा में शून्यकाल का समय सुबह 11 से 12 है, आई थिंक सही है, लेकिन एक बार आप लोग चेक कर लो प्लीज। ठीक है, तो शून्यकाल में बेसिकली यही होता है कि जो मुद्दे होते हैं आपके, आप उनको उठा सकते हैं, यानी कि आप उसको चर्चाओं में शामिल कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि शून्यकाल बेसिकली कोई कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। चलो अगर बात हम लोग हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो स्थापना इसकी 25 जनवरी 1971 को हुई थी, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जी हैं, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो कुलदीप पठानिया क्या हैं, यहाँ के हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई साहब। ठीक है, क्योंकि शून्यकाल अच्छा पहला ऐसा राज्य है जहां की राज्य विधानसभा ने शून्यकाल की घोषणा की है। ठीक है, तो यह प्रश्न निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी आप लोग हिमाचल प्रदेश का मैप देख रहे होंगे, इधर आपके उत्तराखंड है, हरियाणा है, इधर इस तरफ, एक तरफ क्या है पंजाब है, इधर जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। और एक तरफ क्या है, इसका चाइना बॉर्डर भी लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, एक तरफ तिब्बत है इसके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश सेंसिटिव जोन में भी आता है, इसको एक बार आप लोग मैप के माध्यम से अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी के रूप में घोषित किया गया है भाई साहब? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? कौन सा ऐसा राज्य है जिस राज्य ने दरअसल डेंगू को महामारी के रूप में घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दैट मींस कर्नाटक जो है सरकार के द्वारा भी डेंगू को एक जो है महामारी के रूप में घोषित किया गया। वहां पर काफी लोग जो है दरअसल इससे क्या हो गए, एक्सपायर हो गए हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही कि हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा डेंगू को महामारी के रूप में क्या किया गया, घोषित किया गया है। और कर्नाटक की अगर बात करते हैं, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और राज्यपाल कौन है वहां के? थावर चंद्र गहलोत हैं कर्नाटक के राज्यपाल। राज्यपालों के नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। राज्यपाल के हाल फिलहाल के राज्यपाल कौन कौन चुने गए, इस पर मैंने पूरी लिस्ट बनाई थी करंट अफेयर्स की, आप लोग उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ओणम त्योहार मनाया जाता है भाई साहब, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आप लोग कई बार
कंफ्यूज हो जाते हो तो ये केरल में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तो ये मनाया जाता है आपका बेसिकली केरल में। कई बार केरल और कर्नाटक में कंफ्यूजन आपको हो जाता है, तो कर्नाटक नहीं केरल होगा, ठीक है। और ओणम क्या है आप लोग जानते होंगे इसको अच्छी तरीके से। तो ओणम त्योहार क्या है, केरल में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा इस त्योहार या इस वर्ष यह त्योहार 6 सितंबर से 15 सितंबर के मध्य में मनाया जा रहा है। यह त्योहार राजा महाबली के घर वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके पीछे की स्टोरी आप लोग को पता होगी। महाबली एक राक्षस जो थे, बट उनकी जो है पूजा वहां पर काफी ज्यादा की जाती है। उन्होंने वहां के लिए काफी कुछ किया था, ठीक है। और बाद में शायद वामन के रूप में भगवान विष्णु आए हुए थे। उन्होंने जो है उनसे कुछ जमीन मांगी थी, फिर उन्होंने 3 पैर में दरअसल पूरी जमीन को नापना चाहता। तीसरे में दरअसल जो ये महाबली थे उन्होंने अपना सर सामने रख दिया था, और उसके बाद जो है भगवान वामन अर्थात विष्णु बहुत खुश हुए थे और उन्हें यह वरदान दिया था कि आप जो है धरती पर प्रतिवर्ष आओगे, एक बार आने का मौका मिलेगा। उसी के उपलक्ष्य में दरअसल सुख और शांति की समृद्धि के लिए दरअसल जो केरल वासी हैं उनके द्वारा बेसिकली क्या होता है, दक्षिण भारत में बेसिकली खासकर ओणम त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा फसल के लिए भी मनाया जाता है, फसल की उपजाऊ के लिए कि हे ईश्वर जो आपने दिया है, जो मिट्टी जो जमीन हमें दी है, हम उसका शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आपकी वजह से ही सारी फसलें हमारे सामने आती हैं, हम उसका उपभोग कर पाते हैं। तो एक ओणम बहुत अच्छा, एक बहुत ही प्राकृतिक और बहुत ही जो है क्या है प्रेरणादायक जो है अपने आप में क्या है फेस्टिवल है अपने आप में। ओणम जो है बहुत अच्छे से मनाया जाता है, ठीक है। तो और ये कई बार आपके एग्जाम पूछा गया भाई साहब, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना इस पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अब आज आपके लिए प्रश्न है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, गंगटोक, अगरतला, आइजोल या कोहिमा, ठीक है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तर देंगे, और मैंने जैसा कि कहा आज हमारा टारगेट लाइक्स का कितना है भाई साहब, देखते हैं कितने लोग लाइक्स करते हो। 200+ लाइक्स का टारगेट है, और व्यूज का कि कितने लोग वीडियो देखोगे उसका टारगेट है 2K+, लगभग 2000। और इस टारगेट को पूरा करने में आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न पर। तो प्रश्न क्या है कि हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन पर प्रकाशित नेचर पत्रिका के प्रमुख बातों पर प्रकाश जारी है। यानी कि जो अभी स्वच्छ भारत मिशन जो भी आज हमने आपको कराया प्रश्न में, उसी के तहत जो नेचर पत्रिका प्रकाशित हुई है, उस जो पत्रिका है उस पत्रिका में क्या कुछ कहा गया है, और उसी में आपको स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ही बताना है। तो ये 125 वर्ड्स में 125 शब्दों में आपको क्या करना है, लिखना है। और मुझे यकीन है कि आप लोग घर पे बैठ करके इसको लिखते जरूर होंगे। अगर किसी दिन समस्या किसी प्रश्न में लिखने में उत्तर लिखने में दिक्कत आती है तो आप निश्चित तौर पर कमेंट कर दिया करें प्लीज। ये नहीं कि बस बैठे रहो मूक बधिर की तरीके से, ठीक है। बैठना नहीं है आपको। कहीं समस्या कोई दिक्कत होती, कहीं कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप कमेंट कर दीजिए कि सर जो आपने कल प्रश्न दिया था वो मुझसे नहीं लिखा गया है, तो मैं उसको समझा दिया करूंगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना इसके लिए, मैं आपके साथ हूं, बस आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करते रहें, पढ़ते रहें, व्यस्त रहें। मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए, एनी हाउ चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत किस ढंग से करते हैं। नहीं करोगे मेहनत तो ध्यान रखना फिर क्या होगा। इसलिए मेहनत करो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, जो है आपकी सफलता के साथ खड़ा हूं। पार्टी मेरी तरफ से आपको मिलेगी, बस मुझे आप सिलेक्शन दीजिए पीसीएस या फिर आरओ में या फिर दोनों एग्जाम में, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।